Very special good morning to all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JK24 स्टडी। माय डियर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी संख्या या फिर कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। तो ये मैंने कैसे कह दिया, अब देखिए बता रहा हूँ। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 20 है, इसके पीछे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 चौक 20 होता है। जिस संख्या के पीछे 0 आता है वो हमेशा 5 से डिवाइड होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें 10 तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10। बट अब आप कहोगे कि अगर किसी के पीछे 5 आएगा तब भी 5 से विभाजित हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी, मगर क्वेश्चन बात कर रहा है कि 0 पर समाप्त होती है। क्वेश्चन 0 की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम 0 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या, कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। वह 5 से विभाजित होती है। वह 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 होनी चाहिए। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। तो इसमें आप ये तो समझ रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n बराबर, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n। अब हमने क्या कर दिया, इसका 6 का गुणनखंड कर दिया, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है ना। चूँकि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या केवल 2 और 3 आ रही है। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। चूँकि हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 नहीं आया है, 5 इसके अभाज्य गुणनखंडों में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। 6n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6n की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो हम सबसे पहले इसकी पहली संख्या ये वाली देख लेते हैं और दूसरी संख्या ये वाली बाद में देखेंगे। पहली संख्या, तो पहली संख्या में हम देखते हैं, पहली संख्या हमारी ये वाली है। तो चूंकि हम इस संख्या में देख रहे हैं कि इसमें भी 13 आ रहा है और इसमें भी 13 आ रहा है, इन दोनों में 13 13 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा और 7 गुणे 11 प्लस ये बचेगा आपका 1, ठीक है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हो इसमें 13 एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 13 से भाज्य है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये संख्या आपकी 13 से भाज्य है, और क्यों भाज्य है ये भी हम बता चुके हैं कि ये संख्या 13 एक गुणनखंड है इसमें, इसलिए ये संख्या भाज्य है। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक एरो लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी, कितनी है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 7 गुणा 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो इसमें भी 5 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसमें 5 एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 5 से भाज्य है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका एलसीएम का है, यानी कि लघुत्तम समवर्ती का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें से लिख दिया है। तो अब हम इसे आगे करते हैं, हम दोनों के फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 18 है, 18 12 लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 से करोगे तो 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 9 का 9 रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे 3 दिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 एकम, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो हमसे पूछा है एलसीएम, तो हम यहाँ पर एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद फिर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।